हम लोग बात कर रहे थे डाइंग डिक्लेरेशन की। जो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दिया, धारा 26 में। पुराने में कहा है धारा 32 में। और 32 का जो सब क्लॉज है उसका काखंड कह लो, 32(1) कह लो, वर्तमान में 26 का कह लो, 26(1) कह लो। तत्व में समझना होता है चीजों को। इसका कोई महत्व नहीं कि 26 का है, 26(1) का है। महत्व इस बात का है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, जिसे शॉर्ट में डीडी कहा जाता है। और डीडी, इसके बारे में बड़ी गलतफहमियां हैं, और इवन इस स्तर पर नहीं है, इसके इस बारे में इतनी गलतफहमियां हैं और इस स्तर पर हैं कि कॉलेज में खड़े होके या कचहरी में खड़े होके आप एकदम 100% सच कहोगे और आपकी कोई नहीं मानेगा, जबकि बेयर आपको सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन बेयर पढ़ने की जहमत नहीं उठाएंगे, और अगर उठा भी ली तो मानेंगे नहीं। बेयर क्लियर कट कहता है कि डीडी दो प्रकार का हो सकता है। एक वो जो मृत्यु के कारण पर प्रकाश डालता है, और दूसरा उस संव्यवहार की परिस्थितियों पर जिस संव्यवहार में अंततः व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो भी डीडी है। और मजेदार है कि हिंदुस्तान में डीडी से संबंधित कानून, इसकी व्याख्या का जो पहला अवसर आया था उसमें डीडी मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं था, बल्कि मृत्यु के संव्यवहार की परिस्थितियों से संबंधित था। लेकिन आप कचहरी, लॉ स्टूडेंट, लॉ टीचर कह के देखिएगा कि डीडी कितने प्रकार का होता है। तो मृत्युकालिक कथन का मतलब वो यही बताएंगे कि मृत्यु के कारण पर जो प्रकाश डाले वो मृत्युकालिक कथन, क्योंकि सीधे बेयर कह रहा है कि मृत्यु का कारण यह मृत्यु जिन परिस्थितियों में घटित हुई, मृत्यु जिस संव्यवहार में घटित हुई, उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति, इसको स्पष्ट करने वाला जो कथन है, जो किसने किया, स्वयं उसने जिसकी मृत्यु हो गई है, वह मृत्युकालिक कथन है। और उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह साक्ष्य में सुसंगत है और साक्ष्य में ग्राह्य है। उसके सुसंगत और ग्राह्य होने का अर्थ यह नहीं है कि वह इस प्रमाणिक, इस साक्षिक मूल्य का है कि उस पर विश्वास करके 100% दोषसिद्ध व्यक्ति को कर ही दिया जाए। उसका साक्षिक मूल्य क्या है, यह अलग बात हुई, लेकिन वो सुसंगत है, ये दूसरी बात है। जैसे संस्वीकृति और स्वीकृतियां, इनके सुसंगत, ठीक है, इनका सुसंगत होना एक बात, सुसंगत है ना, और उनका साक्षिक मूल्य, उनका साक्षिक मूल्य क्या है कि वे स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है, अर्थात किसी के स्वेच्छा से की गई। जब तक वे स्वतंत्र, ठीक है, या स्वेच्छा से नहीं की गई, तब तक वे उस साक्षिक मूल्य की नहीं हो सकती जिस साक्षिक मूल्य के आधार पर व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाए। यानी साक्षिक मूल्य ये दूसरी बात है, और चीज का सुसंगत होना ये अलग बात है। तो मृत्युकालिक कथन, क्योंकि उस व्यक्ति ने किया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और जिस समय उसने कथन किया उस समय ये मालूम नहीं था उसे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अपनी मृत्यु के विषय पर कोई नहीं जानता। भले ही आपको कितनी भी संभावना हो, लेकिन आप निश्चितता से नहीं कह सकते कि आपकी मृत्यु हो ही जाएगी। और अगर आप कोई कथन कर रहे हैं, अपने जीवन काल में कर रहे हैं, और अपनी मृत्यु के, ठीक है, कारण के विषय पर कर रहे हैं, उस अर्थात जिस कारण से अंततः आपकी मृत्यु हुई है,
उस कारण के संबंध में आपने कुछ कहा है, अपने जीवन काल में कहा है, तो उसके असत्य होने की गुंजाइश ये बहुत कम है, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है या ये आशा करता है कि वो जीवित रहेगा, और जीवित रहने की दशा में वो कारण, ठीक है, जिस कारण से अंततः उसकी मृत्यु होगी, वो अगर उस व्यक्ति के सिवाय जिसके द्वारा वह उस कारण को उत्पन्न करना कहता है, उसके अलावा किसी ने उत्पन्न किया है, तो वह अपने जीवन काल में किए गए इस कथन के द्वारा उस वास्तविक व्यक्ति को, जिसने वास्तव में मृत्यु का कारण उत्पन्न किया, उसको दायित्व से मुक्त कर सकता है। और ऐसा वो क्यों करेगा भाई? कोई भी आदमी ऐसा क्यों करेगा? अंततः व्यक्ति की मृत्यु उसे गोली लगने से हुई। उसे गोली किस प्रकार लगी इस बारे में उसने कोई कथन किया? उसे गोली ए ने मारी, तो वो अपने जीवन काल में क्यों कहेगा कि गोली बी ने मारी है? क्योंकि अगर वो ये कहेगा गोली बी ने मारी है, तो ए तो दायित्व मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस कथन के झूठ होने की गुंजाइश उस दशा में, जबकि ए मर चुका है, न्यूनतम है, न्यूनतम है। इसका मतलब यह नहीं है कि है ही नहीं, क्योंकि जो न्यूनतम है वो हो भी सकता है, उसके होने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता ये तो नहीं है। इसीलिए मृत्युकालिक कथन को क्या सुसंगत घोषित किया, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यह साबित करना होगा कि मृत्युकालिक कथन वाकई इस लेवल का है कि वह सत्य का दर्शन या सत्य का प्रकटन यह कर रहा है। केवल तभी उसके आधार पर व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति मर गया और उसका एक कथन है जो मृत्यु के कारण से संबंधित है, तो वो मृत्यु के कारण से संबंधित कथन सुसंगत और ग्राह्य ये न किया जाए, तो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य अविचारित ये जरूर रह जाएगा। और किसी भी प्रकरण पर, किसी भी मामले पर विचार करते समय उस मामले को साबित या न साबित करने में समर्थ सभी तथ्यों को विचार में लेना, यही सम्यक विचारण की मांग है। तो अगर उसका कोई कथन मौजूद है जो इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि उसकी मृत्यु का कारण किसने पैदा किया, तो उसे विचार में तो लिया ही जाना चाहिए। हां, यह अलग बात है कि उसे क्या साक्षिक मूल्य दिया जाए, इस पर, ठीक है, विचार किया जा सकता है, लेकिन उसे अग्राह्य नहीं किया जा सकता, केवल इस कारण से कि वो व्यक्ति जिसने वो कथन किया चूंकि मर गया, ठीक है, इसलिए न्यायालय में स्वयं नहीं आ सकता और उसका वह कथन, ठीक है, मौखिक या लिखित जो भी है, ठीक है, वो किसी के सामने किया गया था, इसलिए इस व्यक्ति के द्वारा जिसने ये कथन, ठीक है, जिसके समक्ष ये कथन किया गया था, इसके द्वारा साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम यह है कि कथनों को जिसने किया है उसी के द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित किया जाना चाहिए। केवल इसलिए इस कथन को अग्राह्य करना यह युक्ति संगत किसी दशा में नहीं हो सकता। हम लोगों ने पिछला एविडेंस देखा है, उसमें 2 धाराएं हैं और वैसी धाराएं इसमें भी होंगी। उन धाराओं की क्रम संख्या अलग अलग हो सकती है। उसमें एक धारा थी 60 और दूसरी थी 67। धारा 60 ये कहती थी कि अगर किसी व्यक्ति का मौखिक कथन है
तो जिसका है उसी को न्यायालय में आना होगा, और वही न्यायालय में आके ये कहेगा कि हमने ये कथन किया था या नहीं किया था। केवल तभी उसकी बात पर विश्वास ये किया जाएगा। और कथन अगर लेखबद्ध है तो जिसने लेखबद्ध किया है उसे न्यायालय में आना होगा। ये कौन करा? धारा 67 कि आपने कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और आप ये कहते हैं कि ये दस्तावेज अमुक व्यक्ति के हस्तलेख में है या अमुक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है, तो आपको उस व्यक्ति को बुलाकर ही यह साबित करना होगा कि ये दस्तावेज उसी के द्वारा लिखित है। तो धारा 60 और धारा 67 का नियम स्वयं कथनकर्ता या कथन को लेखबद्ध करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा करता है। केवल इस कारण वो व्यक्ति जिसने मरते समय लिखकर अपने मृत्युकालिक कथन को बताया है या मौखिक अपने मृत्युकालिक कथन को बताया है और वो अब न्यायालय में नहीं आ सकता, केवल इस कारण उसके मृत्युकालिक कथन को अग्राह्य कर देना ये युक्ति संगत तो कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि वो ऐसा क्यों करेगा, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं तो ठीक है, हम इसे ठीक है, वो साक्षिक मूल्य नहीं देंगे जो साक्षिक मूल्य अन्यथा की दशा में इसे मिलना चाहिए। यानी साक्षिक मूल्य पर तो वाद विवाद हो सकता है, साक्षिक मूल्य पर आर्गुमेंटेशन यह हो सकता है, लेकिन सुसंगत और ग्राह्य इसे होना ही चाहिए। और यही कारण है कि पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों में मृत्युकालिक कथन जो दो प्रकार का हो सकता है उसका साक्ष्य सुसंगत और ग्राह्य बनाया गया है, लेकिन सिर्फ सुसंगत और ग्राह्य निश्चायक नहीं, क्योंकि इसके झूठ होने की संभावनाएं भले न्यूनतम हो, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह झूठ हो ही नहीं सकता, यह नहीं कहा जा सकता। हमने बात की थी कि इंग्लिश विधि जो मृत्युकालिक कथन के संबंध में है उससे भारतीय विधि भिन्न कहां पर है। तो भिन्नता एक तो यहां पर स्थापित हुई थी कि इंग्लिश विधि में मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य ये हत्या और मैनस्लॉटर, जो हमारे यहां कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये कहलाता है, इसी के दशा में ग्राह्य होगा। और साथ ही साथ इंग्लिश विधि में एक और बात है कि कथनकर्ता को कथन करते समय अपनी मृत्यु की प्रत्याशंका ये होनी ही चाहिए। और कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका होनी चाहिए, अर्थात उसे अपनी आवश्यक मृत्यु के बारे में ठीक है प्रत्याशंका होनी चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। केवल तभी यह कथन ग्राह्य हो सकता है। और इन बातों ने इंग्लिश न्यायालयों के समक्ष जबरदस्त कठिनाइयां पैदा की। उन कठिनाइयों की चर्चा पिछली क्लास में हुई। उन कठिनाइयों की वजह से जब अंग्रेजों ने हमारा कानून बनाया, उन्होंने ही बनाया, लेकिन एक गलती अगर व्यक्ति 2 बार कर रहा है तो उसे बुद्धिमान तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन्होंने हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दोनों गलतियां रिमूव कर दी। उन्होंने नहीं लिखा कि मृत्युकालिक कथन इसके ग्राह्य होने की पूर्ववर्ती शर्त यह होगी कि कथनकर्ता को अब कथन करते समय अपने मृत्यु की प्रत्याशंका रही हो, यह नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ इतनी बात लिखी कि जो मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य हो रहा है वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति का कथन है जो मर गया। यानी मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य देने के लिए जो पहली जरूरत है वो ये कि आप ये साबित करो
कि संबंधित व्यक्ति मर गया। अब आप कहेंगे कि ये कौन बड़ी बात है? भाई जब आदमी मर गया तो सबको मालूम है मर गया, लेकिन आदमी की मृत्यु सबने देखी ही हो कि कोई आवश्यक थोड़ा ही है। ठीक है, धक्का दिया समुद्र में ना हम थे ना तुम थे। ठीक है, दो व्यक्ति समुद्र में गए, एक व्यक्ति की हत्या का आरोप दूसरे पर है, लाश मिली नहीं। ठीक है, क्योंकि समुद्र में लाश मिलेगी कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अभियोजन कहता हत्या हुई, वो कहता ये भाग गए। अभी कैसे तय वो भाग गए यार? ठीक है भाई, कम से कम 7 साल तक तो तय नहीं हो सकता, और 7 साल बाद भी जो तय होगा वो सिविल मामलों के लिए तय होगा, क्रिमिनल मामलों के लिए नहीं, क्योंकि सिर्फ अवधारणा होगी। 7 वर्ष बाद अगर उसके जिंदा होने की कोई सूचना उसके घर वालों को नहीं मिलेगी या उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगी जिन्हें उसके जीवित होने की दशा में सूचना का मिलना संभाव्य था, तो मात्र उपधारणा यानी प्रिजम्पशन ये होगा कि वो मर गया। और जो कुछ प्रिज्यूम करेंगे आप, जो कुछ उपधारित करेंगे आप, वो सब कुछ सच हो जरूरी नहीं है। आप उपधारित करते हैं कि जंगल में सांप होंगे, भी हो सकता बिल्कुल ना हो। आप उपधारित करते हैं कमरे में सांप नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। जो कुछ आप उपधारित कर रहे हैं वो है, इसकी कोई गारंटी थोड़ा ही है। और क्रिमिनल मामले में, दांडिक मामले में आपको कैसे साबित करना है? साबित करने का भार क्या है? युक्त संदेहों के परे। तो इस प्रिजम्पशन से युक्त संदेहों के परे तो साबित नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तो आपको क्लियर सबूत देना पड़ेगा कि वो मर गया। अब उस व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन को आप साबित करना चाहते, कैसे कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट प्रूव दैट पर्सन हैज गॉट डाइड। पहले ये तो साबित हो, और ये साबित नहीं हुआ तो मृत्युकालिक कथन, क्योंकि आपके मनों में बड़े सवाल उठते हैं कि बेयर में ये बात बेवकूफी की लिखी हुई है कि भाई मर जाने का सबूत क्या देना। लेकिन विधायकों ने जानबूझकर वो बात लिखी है, और आप विधायकों को भले ही बेवकूफ माने, लेकिन विधायक बेवकूफ होते नहीं है, बल्कि विधायक वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां आपकी सोचें खत्म हो जाती हैं। भाई मृत्यु साबित करनी पड़ेगी। भारतीय विधि इसके अंतर्गत मृत्युकालिक कथन, इसके ग्राह्य होने की शर्त क्या है? बस मृत्यु साबित हो जाए। इसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि जिस समय कथन कर रहा था उस समय उसकी अपनी मृत्यु के संबंध में क्या मनोदशा थी, वह अपनी मृत्यु की युक्त संगत प्रत्याशंका कर रहा था या नहीं, इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह साबित करने की जरूरत है कि वो मर गया। तो अंग्रेजों ने जो हमारा कानून बनाया, तो इस विषय पर वो बड़े क्लियर थे, और इसीलिए बेयर में उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा जिससे यह ध्वनित हो कि भारत में मृत्युकालिक कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका होना आवश्यक है। ऐसा कोई शब्द ये प्रयोग नहीं हुआ। और आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप ये बात मूर्खों के सामने मत कहिएगा, वो आपकी कतई नहीं मानेंगे। वो अंग्रेजी विधि इसी का उदाहरण देंगे, और चूंकि हम ये बड़ा झेल चुके हैं, वो कहते नहीं, मृत्यु की आशंका उसे होनी चाहिए, जबकि ये अंग्रेजी विधि का मामला है। हिंदुस्तान में हमारा कानून इसमें लिखा है, ये जो कह रहा है बस वही, न उससे ज्यादा न उससे कम। मृत्यु की आशंका होना कतई जरूरी नहीं।
बस इतना जरूरी है कि वो मर चुका हो। अगर मरा नहीं है, उसने उसकी मृत्यु की प्रतिशंका थी, गोली लगी थी उसे, लेकिन बच गया। अच्छा, सावधानीवश अभियोजन ने उसका डीडी रिकॉर्ड कर लिया, यानी अगर वो मर जाता तो जिस कथन से उसके मृत्यु के कारण पर प्रकाश पड़ सकता है, उस कथन को हमने नोट कर लिया। अब अगर वो मर जाएगा तो मृत्युकालिक कथन है, और नहीं मरेगा तो वो सिर्फ कथन है, मृत्युकालिक कथन नहीं है। और जब सिर्फ कथन है तो उसका साक्षिक मूल्य क्या है? क्या वो 0 है? ठीक है, तो वो 0 नहीं है। उस कथन का भी उपयोग होगा, लेकिन मृत्युकालिक कथन की तरह नहीं होगा। ठीक है, उसका उपयोग ऐसे कथन के रूप में होगा जो उस व्यक्ति का कथन है जो इस समय न्यायालय में साक्ष्य दे रहा है। क्योंकि अगर वो जिंदा रह गया तो अपने कथनों को साबित करने के लिए उसे खुद न्यायालय में आना पड़ेगा, अन्यथा उसके कथन ग्राह्य हो ही नहीं सकते। फिर तो धारा 60 है, धारा 67 है, ठीक है ना। फिर तो इस व्यक्ति को आना ही होगा न्यायालय में, और फिर ये जब आएगा न्यायालय में, तब इसका यह कथन जो मृत्युकालिक कथन की आशा में ठीक अंकित कर लिया गया था, नोट कर लिया गया था, इसका उपयोग इसके वर्तमान कथनों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पिछला है उसकी धारा 145 के अंतर्गत इसके वर्तमान कथनों के खंडन के लिए, और धारा 157 में वर्तमान कथनों के संपोषण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। 145 और 157 ये पुराने एविडेंस एक्ट की धाराएं, इसमें भी ऐसा कुछ धाराएं निश्चित होंगी। ठीक है, खंडन के लिए, अर्थात इसने उस समय यह बताया कि मिस्टर ए ने 12 बोर के तमंचे से गोली मारी है, और अब ये जो न्यायालय में साक्ष्य देने आया है तो कहता है 315 बोर के तमंचे से गोली मारी। यह महत्वपूर्ण विसंगति है। इसके संबंध में इसके पूर्व कथन के आधार पर पूछा जा सकेगा कि भाई वो कथन जो पहले लेखबद्ध हुआ था उसमें आपने ये बताया, अब आप ये बता रहे हैं, तो उस समय ऐसा बताने का कोई कारण अगर हो तो बता दीजिए। ये भी हो सकता है कि भाई वो 312 और 12 बोर और 315 बोर तमंचा समझता ही ना हो। भाई हर आदमी लुच्चा ही थोड़ी होता है, तो बताए ना क्यों उसने ऐसा कहा था। कारण उससे पूछा जाएगा, और कारण के माध्यम से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि झूठ बोल रहा है। या अभियोजन ये पूछ सकता है, अभियोजन कि देखिए इसने पहले भी यही बताया था, आज भी यही बता रहा है, लेकिन वो फिर वो मृत्युकालिक कथन नहीं है। ये आपसे जब मेंस में पूछते हैं सवाल तो पूछते हैं कि जिसका मृत्युकालिक कथन अंकित किया गया, यदि वो जीवित बच गया तो उसके उस कथन का मूल्य क्या है, उसके उस कथन का साक्षिक मूल्य क्या है, उसका कथन को किस तरह उपयोग होगा। तो उसका कथन जब वो साक्षी के तौर पर न्यायालय में साक्ष्य देने आएगा, तब उसके न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर जो कथन किए जाएंगे, उन कथनों के खंडन और समर्थन के लिए उसके उस कथन का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि साक्ष्य में भी वो कथन करेगा, लेकिन हर कथन साक्ष्य नहीं होता। उसने वो जो कथन किया था वो साक्ष्य नहीं था, क्योंकि साक्ष्य की अपनी डेफिनेशन है। साक्ष्य की डेफिनेशन क्या कहते हैं? न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दिए जाने पर, न्यायालय के समक्ष इतनी चीजें होनी चाहिए। इसका वो पूर्व लिखित कथन ना तो न्यायालय की अनुमति से है, ना न्यायालय के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर है, न न्यायालय के समक्ष है। इसलिए वो साक्ष्य का भाग नहीं है, वो सिर्फ कथन है। और जब ये साक्ष्य देने आया तो जो कुछ लिखा रहा है ये ऐसे कथन है जो साक्ष्य है, ये अंतर भी क्लियर नहीं होता। ठीक है, ये भी अंतर क्लियर है। इवन
हद तो यहां है कि जब जो अभियोजन साक्ष्य देता है, कचहरी के लोग सिर्फ उसे ही साक्ष्य मानते हैं। आज बड़ा मजेदार घटना हुई। बचाव पक्ष ने 311 में एप्लीकेशन लगाकर एक साक्षी यह आहूत कराया। साक्षी आ गया। अब सवाल यह था, यह लिखा जाता है कचहरी में, जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस है तो लिखा जाएगा पीडब्ल्यू, बचाव पक्ष का साक्षी है लिखा जाएगा डीडब्ल्यू, यानी डिफेंस विटनेस। और न्यायालय को भी ताकत है 311 में। भाई 311 का जो 311 सीआरपीसी जो है उसका फर्स्ट स्टेंजा वो तो ये कहता कि अगर न्याय करने के लिए किसी की भी जरूरत है तो न्यायालय उसे साक्षी के तौर पर आहूत कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आहूत हुआ है तो पड़ेगा सीडब्ल्यू, यानी कोर्ट विटनेस। ठीक है। अब चूंकि बचाव पक्ष ने आहूत कराया, ठीक है, तो मुख्य परीक्षा तो आप ही कराएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा कौन कराएगा? जिसने साक्षी को आहूत कराया। प्रति परीक्षा कौन करेगा? जो विरोधी पक्षकार। हम तो बोले आप कराइए चीफ, हमने क्यों कराए? हम तो नहीं कराएंगे। हम क्या कराएंगे? हमने थोड़ी आहूत कराया। बोले अरे गवाह तो है, हमने कहा तो होता रहे भाई, एविडेंस एक्ट में हमें ताकत है, हम जो चाहेंगे अपने पक्ष से परीक्षित कराएंगे, नहीं कराते। ठीक है, तो खैर वो परीक्षित कराने को तैयार हुए। बोले पीडब्ल्यू लिखो। हमने क्यों पीडब्ल्यू लिखो? है ही नहीं प्रोसिक्यूशन विटनेस। हम थोड़ी बुलाए, आप बुलाए और डीडब्ल्यू लिखेगा। अब इस पे हमारा उनका विवाद शुरू कि नहीं, वो ये ऑर्डर शीट पढ़ लीजिए। हमने क्या ऑर्डर शीट है? बोले ऑर्डर शीट पे लिखा है कि साक्ष्य के देने के लिए आहूत किया है। तो हमने कहा बचाव पक्ष जो देता है वो साक्ष्य नहीं होता। अरे भाई साक्ष्य देने के लिए यही तो लिखा है, साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। तो आप दोगे वो भी साक्ष्य, हम देंगे वो भी साक्ष्य। ये कहां लिखा है? लेकिन हम अंततः उन्हें नहीं समझा पाए। हमने कहा साहब को बुलाओ, साहब आए, जो हो रहा था वही हुआ। ठीक है, तो इन विषयों पर आप क्लियर नहीं होते। ठीक है, ये व्यक्ति जब साक्षी के तौर पर न्यायालय में आएगा फिर जो कथन करेगा, अब है ये साक्ष्य। इसने जो कुछ कथन कर रखा है वो साक्ष्य नहीं है। इसके उन कथनों का उपयोग इसके वर्तमान कथनों का खंडन और समर्थन दोनों करने के लिए उपयोग किया जाएगा। और अगर इसके ये कथन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हुए होते तो केवल खंडन करने के लिए उपयोग होता, क्योंकि तब 162 सीआरपीसी ये आ जाती। क्योंकि ये डीडी के तौर पर अभिलिखित हुआ था, ये पुलिस अफसर के समक्ष नहीं था। और अगर पुलिस अफसर के समक्ष भी होता तो 162 में परंतु लिखा हुआ है कि 161 के अन्य कथन केवल खंडन के लिए उपयोग होंगे, लेकिन मृत्युकालिक कथनों को इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी, तब भी समर्थन के लिए उपयोग हो जाता। यानी अगर इस व्यक्ति का कथन, जिसने मृत्युकालिक कथन के तौर पर यह कथन किया था, इस व्यक्ति के जिंदा रह जाने की दशा में, मृत्युकालिक कथन तो नहीं लेकिन ठीक है, इसके समर्थन या खंडन के लिए उस कथन का उपयोग उस दशा में जब यह साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ जाएगा तो किया जा सकेगा। ठीक है, यह स्थिति रहेगी। ये खूब पूछा जाता है, इसीलिए हमने आपको बताया है कि मृत्युकालिक कथन का हिंदुस्तान में एक तो अंग्रेजी विधि से भिन्नता कराता है कि हिंदुस्तान की विधि अंग्रेजी विधि से भिन्न कैसे है। तो दो मामलों में भिन्न, एक तो मृत्यु की प्रत्याशंका ये जरूरी नहीं, और दूसरा मृत्युकालिक कथन या हर उस कार्यवाही में सुसंगत माना जाएगा जिस कार्यवाही में मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, चाहे कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी क्यों न हो। हमने कल भी उस दिन भी चर्चा की थी, भले दीवानी प्रकृति की कार्यवाही हो, कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी क्यों न हो, क्योंकि इंग्लैंड में कार्यवाही की प्रकृति दो ही प्रकार की हो, केवल तभी मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य दिया जाएगा।
और वहां सब व्यवहार की परिस्थिति इस प्रकार की बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां मृत्युकाली कथन दो प्रकार का है। वैसे इस बात को देखना पड़ जाएगा, हम एकदम कंफर्म नहीं है कि मृत्युकालीन उस व्यवहार की परिस्थिति को मृत्युकालिक कथन वहां माना या नहीं माना इंग्लैंड में, ठीक है, इस विषय पर। लेकिन बाकी दो बातें एकदम ठीक है कि केवल दो प्रकार की कार्रवाई हो, और मृत्यु की प्रत्यक्षता यह जरूरी है। हमारे ये दोनों बातें नहीं, कार्रवाई की प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, ठीक है, और मृत्यु की प्रत्यक्षता कतई जरूरी नहीं। कथन करते समय हां मृत्युकालिक कथन के तौर पर कराए हो, अब मृत्यु जरूरी है। बिना मृत्यु साबित किए आप किसी ऐसे व्यक्ति के कथन को, ठीक है, जिसका कथन आप मृत्युकालिक कथन के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। मृत्यु साबित करना जरूरी है, लेकिन मृत्यु की प्रत्यक्षता इसे साबित करना कतई जरूरी नहीं हिंदुस्तान में, ठीक है। अब हम लोग एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है, यानी दो प्रकार का हो गया, ठीक है। मृत्यु के संव्यवहार की परिस्थिति, इसके बारे में कथन हो, ठीक है, क्योंकि मृत्यु का संव्यवहार जिस समय शुरू हो चुका है उस समय व्यक्ति को मालूम नहीं है कि इस संव्यवहार में व्यक्ति की मृत्यु यह हो जाएगी, क्योंकि आपकी मृत्यु का संव्यवहार या मेरी मृत्यु का संव्यवहार जब शुरू होगा तो न तो हमें ना आपको किसी को नहीं मालूम होगा कि इस व्यवहार की परिणति मेरी मृत्यु में होगी, ठीक है। फिर अगर उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में मेरा कोई कथन है तो उसकी सत्यता असंदिग्ध है, ठीक है। उसे ग्रहण करना ये किसी भी दृष्टिकोण से, ठीक है, अयुक्ति संगत ये नहीं हो सकता, और यही कारण है कि उसे सुसंगत बनाया है, लेकिन निश्चय नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको शक हो कि इस व्यवहार से मेरी मृत्यु हो भी सकती है, ऐसा तो हो ही सकता है कि आपको संभावना हो कि अंततः यह भी हो सकता है कि व्यवहार में हम न रहें और उसमें अपने दुश्मन को फांसने के लिए आप व्यवहार की परिस्थिति के बारे में कि हम फला के घर जा रहे हैं, जहां आप कहीं और रहे और जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी मृत्यु की संभावना है, लेकिन आप फंसाना किसी को चाहते हैं, क्योंकि जहां मृत्यु की संभावना है वहां आप जा जरूर रहे हैं, मृत्यु की संभावना भी है, लेकिन वहां आपको लाभ होने की संभावना ये भी है। अब आप सोचते हो कि आम के आम गुठलियों के दाम ये भी निकाल लिए जाए, ठीक है, मर गए तो ये फंस जाएंगे और बच गए तो लाभ ही है। इसलिए आप जानबूझकर उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में कोई कथन करके जा रहे हो जो अंततः उसे फंसा देगा अगर आपकी मृत्यु हो गई। तो इस कथन को भी निश्चायक साक्ष्य नहीं घोषित किया, न निश्चायक होना चाहिए, लेकिन हाँ मृत्युकालिक कथन के तौर पर इसे कम से कम ग्राह्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे अग्राह्य कर देंगे तो विचार ही नहीं होगा इस कथन पे। भाई विचार तो तभी न्यायालय करेगा जब यह कथन ग्राह्य हो, क्योंकि ग्राह्य होगा तभी न्यायालय की अपेक्षा और अनुमति से यह न्यायालय के समक्ष किया जाएगा और तभी यह साक्ष्य का भाग बनेगा, और न्यायालय मामले को निर्णित करने के लिए साक्ष्य पर विचार करेगा ना। तो साक्ष्य पर विचार न्यायालय करे, उसके लिए जरूरी है ये कथन सुसंगत और ग्राह्य ये किया जाए। साक्षिक मूल्य अलग बात है, साक्षिक मूल्य पर बात करेंगे,
तो दो प्रकार का कथन उसने कहा कि बारे में या उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया। उसने ये नहीं कहा कि यह कथन उस समय किया गया जबकि उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु की प्रत्याशंका थी। इस प्रकार के शब्द नहीं है धारा में, और जो धारा में नहीं है उसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, उन मामलों में, किसी विशेष मामले में नहीं कहा कि हत्या के मामले में, सदोष मानववध के मामले में, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत हैं, केवल सुसंगत हैं। न साक्षिक मूल्य के विषय पर उसने कुछ कहा, ठीक है, और ना ही किसी अन्य बात के बारे में। सुसंगत तो ग्राह्य ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे किसके साथ, धारा 3 के साथ। और धारा 3 कहेगी प्रत्येक सुसंगत और विवादित तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और साक्ष्य देंगे तो ग्राह्य ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है ना। तो कहता है सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं थी। बात को क्लियर कर देना उसने ज्यादा उचित समझा, और इसको पता नहीं क्यों ऐसे पढ़ लेते हैं मानो यहां लिखा है मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, आगे पढ़ते ही नहीं, और कहते हैं कि मृत्यु की प्रत्याशंका तो होनी ही चाहिए हो सकता, जबकि क्लियर लिख रहा है कि मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं थी, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इट विल बी इमैटेरियल। यहीं पर आपसे सवाल बनाता है वो कि अगर जिंदा बच गया तब क्या करेंगे, ठीक है। तो जिंदा बच गया तो उसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए या वर्तमान कथनों का समर्थन करने के लिए, क्योंकि अगर जिंदा बच गया तब तो इसे अपनी बात का साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में आना ही होगा, क्योंकि वो पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 और 67 की आवश्यकता है, और ऐसी समरूपी धाराएं इस अधिनियम में भी मौजूद हैं, तब तो उसे आना ही होगा। और तब वो न्यायालय में जिन कथनों को करेगा जिन्हें साक्ष्य का भाग माना जाएगा, उन कथनों के खंडन और समर्थन के लिए उन कथनों का उपयोग ये होगा, और सिर्फ उन्हीं का नहीं होगा, ऐसे हर कथन का होगा जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये कथन इसी का है और पूर्व में लेखबद्ध ये किया गया था, ठीक है ना। ऐसे हर कथन का उपयोग होगा। तो कहता है कि थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, यानी महत्वपूर्ण ढंग से हमारी धारा अलग हो गई अंग्रेजी विधि से। वहां कार्यवाही की प्रकृति दो ही प्रकार की। अब इस धारा के, ठीक है, अर्थान्वयन का, इस धारा के इंटरप्रिटेशन का सवाल उठा। पहला मुकदमा जो प्रीवी काउंसिल तक गया कौन था, पाकला नारायण स्वामी। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर हो जो भी हो, लेकिन बड़ा पाकला नारायण स्वामी बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा। आप पाकला नारायण स्वामी ही लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि पाकला नारायण स्वामी वो वाद है जो आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार कोर्ट किया जाता है और प्रीवी काउंसिल डिसाइडेड है। केस के जो तथ्य उससे लगता तो ये मामला अवैध संबंधों का है, लेकिन वो लगता ही है। केस के तथ्य यूं हैं कि एक व्यक्ति है केएन, ये एक ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉई है। उस ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनकी जो पत्नी है, उस पत्नी ने इससे पैसे उधार ले रखे हैं। अब ये तथ्य अपने में थोड़ा विसंगत सा लगता है। अधिकारी की पत्नी ने 4th क्लास एम्प्लॉई की से पैसे उधार ले रखे, और पैसे उधार नहीं ले रखे, बल्कि केस के तथ्य ये कहते हैं कि 4th क्लास एम्प्लॉई ने उसकी पत्नी को काफी तंग किया है पैसों को देने के लिए, वापस देने के लिए, ठीक है।
अधिकारी संभवतः अंग्रेजी रहा होगा, अंग्रेजों के समय का मुकदमा है, न भी रहा हो तो किसी अधिकारी की पत्नी को पैसों के लिए कोई तंग कर लेगा, ये बात कुछ हलक के नीचे नहीं जाती। लेकिन वही बात है कि हम तो वकील ही हैं, हम तो जो कहोगे उसे सच मानेंगे। ठीक है, हमने पिछली बार भी कहा था कि एक सज्जन कह रहे थे कि वकील के तौर पर रहते तुम तो अगला जन्म आदमी का ही पाओगे, इसकी गारंटी है। क्यों? इसलिए क्योंकि तब तुम सच उसी को मानोगे जो तुम्हारा पार्टी तुम्हें बताएगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहोगे। जो कुछ कहोगे वो तुम्हारी पार्टी की बात होगी। और जज अगर हो गए तो अगला जन्म आदमी का पाओगे या नहीं पाओगे ये स्वयं तुम्हारे हाथ में होगा। यानी साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करोगे तो आदमी का जन्म पाओगे, और नहीं करोगे, ठीक है, तो भगवान जाने। तो एज ए वकील हमें वही मानना है जो लिखा है। ठीक है, बताया गया कि ये केएन अपनी पत्नी से ये कहकर चला कि हम बरहमपुर जा रहे हैं। ठीक है, अपनी पत्नी से कहकर चला। अब इस कथन से मृत्यु के कारण पर तो कोई प्रकाश पड़ता नहीं। ठीक है, और बरहमपुर फला के घर जा रहे हैं। ठीक है, अब अंततः ये उसके घर नहीं पहुंचा और इसकी लाश गाड़ी से बरामद। कई सारे तथ्य इसके खिलाफ थे, जैसे जिस ट्रंक में लाश बरामद हुई उस ट्रंक को इसे खरीदते देखा गया, ये भी तो संगत है भाई, ये तैयारी का साक्ष्य है। इसके कपड़ों पर खून देखा गया, ये परिणाम का साक्ष्य है। ठीक है ना, प्रसंग हेतु, परिणाम हेतु, तैयारी, आचरण, सारी चीजें हेतु इसके पास है। ठीक है, कुछ लेटर वगैरह भी बरामद हुए, ये सारी बातें बरामद हुई। और मृत्युकालिक कथन के तौर पर इस कथन का भी साक्ष्य दिया इसकी पत्नी ने, क्योंकि ये तो मर ही गया, केएन तो खत्म। उसकी पत्नी ने यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने हमें बताया था कि हम फला के घर जा रहे हैं। यह मृत्युकालिक कथन, और हमने एक मामले में इसी ढंग का मृत्युकालिक कथन साबित भी करवाया। हमारे साहब भी जल्दी राजी नहीं थे, फिर हमने बोले कुछ दीजिए, फिर हम लोगों ने बहुत सारे केस ला दिए, ये मृत्युकालिक कथन है, तब वो माने कि हाँ ये मृत्युकालिक कथन है। ठीक है, तो ये बताया कि हम फला के घर जा रहे हैं। अब ये फला के घर जाने के लिए निकला, अंततः वो मर गया। ठीक है, ये उस व्यवहार की परिस्थिति उस पर प्रकाश डाल रहा है जिस व्यवहार में अंततः उसकी मृत्यु होगी। भाई घर से तो फला के घर जाने के लिए निकला था ना, वो संव्यवहार जिस समय शुरू हुआ, जिस संव्यवहार में अंततः उसकी मृत्यु हुई, उस संव्यवहार की शुरुआत में उसे अपनी मृत्यु की कोई जानकारी नहीं थी, किसी को भी नहीं होती। लेकिन मृत्यु का संव्यवहार जिसमें उसकी मृत्यु हुई वो उसी क्षण शुरू हो गया, when he has taken a step, ठीक है, in the direction of that destination। जैसे उसने एक कदम लिया वो संव्यवहार प्रारंभ हो चुका था जिसमें अंततः उसकी मृत्यु हुई है। अन्य साक्ष्य भी है और यह मृत्युकालिक कथन भी है। इस सब को ग्राह्य करते हुए उसे दोष सिद्ध किया गया केएन को, और फांसी की सजा हुई। उस समय तक प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार मिल चुका था, तो प्रीवी काउंसिल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। यह सुझाव दिया गया है केएन के वकीलों के द्वारा प्रीवी काउंसिल को कि यह पढ़ा जाए कि कथन जो मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य किया जाए वह लगभग उसी स्थान पर किया जाए, भले ही मृत्यु की प्रत्यक्षता हो या न हो। क्योंकि
देर में लिखा है कि मृत्यु की प्रत्यक्ष शंका हो या न हो, लेकिन यह कथन लगभग उसी समय का होना चाहिए जब उसकी मृत्यु घटित हुई, तभी इसे ग्राह्य किया जाना चाहिए। लगभग उसी समय और उसी स्थान का होना चाहिए यदि इसे मृत्युकालिक कथन के तौर पर ग्राह्य किया जाए। प्रिवी काउंसिल ने कहा ऐसी कोई मर्यादा, उस समय तो सेक्शन 32 ही है ना, आज ये 26 हुआ। उन्होंने कहा ऐसी कोई मर्यादा सेक्शन 32 में नहीं है। इससे मेरी इस बात को बल मिलता है, वो दो मुख बेवकूफ महोदय बता रहे थे ना कि परिभाषा, इसका क्या मतलब, तो कानून में परिभाषा का ही मतलब है। हम नहीं कह रहे, प्रीवी काउंसिल कह रही है। प्रीवी काउंसिल का कहना है कि जो कुछ डेफिनेशन में नहीं है वो हम क्यों पढ़ें, ये तो अंग्रेजी विधि है, ठीक है। हम ऐसा क्यों माने कि भारतीय मामलों में जिस कथन को मृत्युकालिक कथन के तौर पर ग्राह्य करें, उस कथन को क्या होना चाहिए, उस समय के आसपास का, जिस समय उसकी मृत्यु हुई और जहां पर उसकी मृत्यु हुई उसके आसपास ही उस कथन को किया जाना चाहिए। इस प्रकार की लिमिटेशंस हम क्यों पढ़ें, और प्रीवी काउंसिल ने इन लिमिटेशन को पढ़ने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक तर्क यह भी दिया गया था, क्योंकि पाकला नारायण स्वामी में इसका केन का संस्वीकृतिकारक कथन लेखबद्ध किया गया था, ठीक है। और संस्कृतिकारक कथन के संबंध में हम लोग धारा 27 पढ़ी है। धारा 27 में उसने कहा है, पुराने अधिनियम की धारा 27, तो इसकी 24 थी, पुरानी 27, वर्तमान 24। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी अभियुक्त का संस्कृतिकारक कथन भी है, लेकिन उससे कोई नया तथ्य खोजा गया है, किसी तथ्य का पता चला है, तो पता चले हुए तथ्य को, ठीक है, ग्राह्य किया जाएगा, ठीक है। इस बात को भी उठाया गया था पाकला नारायण स्वामी में, लेकिन उस बात की कोई प्रासंगिकता यहां नहीं है। यहां केन इसके विरुद्ध मृत्युकालिक कथन, इसको ग्राह्य किया गया, और मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य ग्राह्य करने में प्रीवी काउंसिल ने उन मर्यादाओं को पढ़ने से इनकार किया जो मर्यादाएं धारा में नहीं है। इस बात का महत्व है, क्योंकि इससे स्थापित हो रहा है कि मृत्युकालिक कथन संबंधी विधि ये पाकला नारायण स्वामी में प्रतिपादित हुई, और जो पाकला नारायण स्वामी में विधि प्रतिपादित हुई वो ये थी कि धारा 32 में जो लिखा है सिर्फ इसी को हम मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य मानेंगे, इसके अलावा कोई और बात उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। प्रीवी काउंसिल के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्रता के बाद हमारा उच्चतम न्यायालय यह अस्तित्व में आया, तो चूंकि हमारा उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 इसको अस्तित्व में आया, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये किससे अस्तित्व में आया, अनुच्छेद 124 से। अनुच्छेद 124 कहता है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 124 ये पहली बार अस्तित्व में आया कब, जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो हमारे उच्चतम न्यायालय इसने जब काम करना शुरू किया तो ये प्रीवी काउंसिल के निर्णयों से बाध्य नहीं था, बाध्य नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रीवी काउंसिल के निर्णय को बदल सकता था, लेकिन न बदले तो प्रीवी काउंसिल के निर्णय ये ऐसे ही हिंदुस्तान में मान्य होंगे। आज भी मानो वे भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दिए गए हैं, क्योंकि वो जिस समय दिए गए उस समय वे वाकई भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए। इसलिए प्रीवी काउंसिल इसका जो निर्णय है
इसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बिल्कुल इसी ढंग से मान्यता दी है। उन्होंने ऐसी कोई मर्यादा, ये पुरानी धारा 32 और वर्तमान में धारा 26 इसमें पढ़ने से इनकार किया है जो ये प्रतिपादित करे कि कथन करते समय कथनकर्ता को मृत्यु की प्रत्यक्षशंका होनी चाहिए या फिर कथन घटना स्थल उसी के आसपास किया जाना चाहिए, ऐसी कोई मर्यादा उन्होंने नहीं पढ़ी। तो जो मृत्युकालिक कथन संबंधी विधि है वो इसी प्रकार हिंदुस्तान में विकसित होकर आई है जैसी प्रिवी काउंसिल ने पाटला नारायण स्वामी में प्रतिपादित की। अब एक सवाल उठता है कि क्या मृत्युकालिक कथन निश्चायक साक्ष्य, तो पहले भी हमने कहा निश्चायक नहीं है, निश्चायक साक्ष्य नहीं है, तो इसकी एविडेंटरी वैल्यू ये क्या है, इसका साक्षिक मूल्य क्या है? इसका साक्षिक मूल्य ये है कि अगर इसकी स्वतंत्रता को साबित कर दिया जाए, अगर यह साबित हो जाए कि यह पूरी तरह स्वतंत्र था, तो फिर इसके आधार पर व्यक्ति को दोषित यह किया जा सकता है, क्योंकि माना यही गया है कि अगर मृत्युकालिक कथन के कर्ता ने अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में कोई कथन किया है तो यदि वह स्वतंत्र है तो उसके झूठ होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर उसने स्वतंत्रता के साथ किया अर्थात कोई ऐसी प्रेरणा उसके मन में काम नहीं कर रही थी जिससे वह किसी को फंसाना चाहता था, अर्थात मृत्युकालिक कथन पर पूर्णता विश्वास किया जा सकता है, तो फिर वह दोष सिद्धि के लिए आधार है। अकेले मृत्युकालिक कथन पर दोष सिद्धि यह हो जाएगी। क्यों? पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप देखें तो धारा 134 थी, वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी तत्समान धारा होगी। वो क्या कहती है कि साक्ष्यों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है, गुणवत्ता साक्ष्य की ये देखी जाएगी। एक भी साक्षी अगर मिल रहा है तो व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाएगा। मृत्युकालिक कथन ये साक्ष्य है, इसकी स्वतंत्रता को सिद्ध करना है। स्वतंत्रता को सिद्ध करना है, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे ये साबित किया गया कि कथनकर्ता ने जैसे ही अपनी मृत्यु के कारण या अपनी मृत्यु के व्यवहार की परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर उसे मिला, उसने पहली बार में ही उन चीजों को स्पष्ट कर दिया, पहली बार में ही उसने स्पष्ट किया। यानी जैसे उसके नियर एंड डियर या ऐसे लोग जिनसे वो इस प्रकार की बात को कहेगा, जैसे ही उसके सामने आए वैसे ही उसने क्या किया? मृत्युकालिक कथन के तौर पर जो कथन ग्राह्य हो सकते हैं वे सारे कथन किए। इससे कथनों की जो विश्वसनीयता है ये बढ़ती है। अब आम समाज जैसा मानता है कि डीडी मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिखित होना चाहिए या डॉक्टर का ये सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति बोलने की स्थिति में था। ये सब कुछ अनावश्यक है, ये सब कुछ अनावश्यक है। हो अगर तो इससे डीडी की प्रामाणिकता बढ़ती है, लेकिन न हो तो डीडी अप्रामाणिक है, ये नहीं है। इवन कई बार तो ये तक कहा है कि डॉक्टरों ने कि ये जो दशा बताई गई है इसमें व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, लेकिन तथ्य के साक्षियों ने ये कहा कि व्यक्ति बोल रहा था, तो ये माना गया कि व्यक्ति बोल रहा होगा, क्योंकि दर्द सहने की क्षमता लोगों की अलग अलग है। डॉक्टर एक सामान्य कथन कर सकता है,
कि इस दर्दनाक परिस्थिति में या इस बीपी पर या इस पल्स रेट पर व्यक्ति बोलेगा नहीं। ये सामान्य व्यक्तियों के बारे में उसका कथन होता है। लेकिन आप ऐसे लोग भी देखेंगे 200 ब्लड प्रेशर चल रहा है, 250 चल रहा है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं। ये अपने अपने शरीर की क्षमताएं हैं। आम जनता ये मानती डॉक्टर साहब का साक्ष्य महत्वपूर्ण। कोर्ट कहता है ना, तथ्य के साक्षी का साक्ष्य महत्वपूर्ण है। तो अगर डीडी की विश्वसनीयता ये साबित हुई, डीडी का क्या संपोषण जरूरी है, अर्थात डीडी में जो बातें कही गई, क्या कोई साक्षी आकर न्यायालय के समक्ष ये कहता है कि डीडी में जो बातें कही गई ऐसी ही बातें, ठीक है, हमसे भी कही गई थी, ये वैसी ही बातों का साक्ष्य वो भी दे, तभी डीडी इसके आधार पर दोष सिद्ध की जाए। न्यायालय ने इससे भी इनकार किया, क्योंकि सह अपराधी इसके साक्ष्य की संपुष्टि जरूरी है। पीड़ित, अरे भाई जिसका डीडी है वो कौन है? पीड़ित है। पीड़ित के साक्ष्य की संपुष्टि ये जरूरी थोड़ा ही है। तो पीड़ित के साक्ष्य की संपुष्टि ये नियम नहीं है। डीडी को कैसे लिखा जाना चाहिए, कहां लिखा जाना चाहिए, डीडी लिखने के नियम क्या है, इस संबंध में भी कानून कोई मर्यादा, कोई सीमा ये नहीं लगाता। डीडी चाहे जैसे लिखा जाए, यानी अगर यह भी कहीं लिखा गया है कि फला ने हमें मारा, बात खत्म, एक लाइन का डीडी ये भी हो सकता है। डीडी मौखिक हो सकता है, डीडी लिखित हो सकता है, क्योंकि कथन हमेशा लिखा जाए जरूरी नहीं है। मरता हुआ आदमी, पीड़ा में पड़ा आदमी, वो विस्तार से नहीं बताएगा, वो सिर्फ इतना बताएगा, हमने पूछा किसने मारा, उन्होंने कहा फलान मारा, बात खत्म। ठीक है, डीडी विस्तार पूर्वक लिखा गया हो जरूरी नहीं है, चाहे जैसे लिखा गया हो, चाहे जहां लिखा गया हो, चाहे कितने भी कम शब्दों में किया गया हो, और चाहे कहीं भी किया गया हो, क्योंकि लिखित मौखिक दोनों हो सकता है। डीडी हमेशा महत्वपूर्ण है, और डीडी अगर है और उसकी स्वतंत्रता ये भी साबित है, तो फिर व्यक्ति को सुरक्षित ढंग से उस डीडी के आधार पर दोष सिद्ध ये किया जा सकता है। तो डीडी अकेला ही दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त होता है। शेष बात धारा 32 के अन्य खंड, धारा 26 के अन्य खंड अगली क्लास में बात करेंगे।